नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज के इस वीडियो में हम एक हालिया और महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करेंगे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंगड़ी चंद्रणा बनाम शंकर एवं अन्य मामले में दिया है। सिविल अपील संख्या 5401/2025, जो कि विशेष अनुमति याचिका सिविल संख्या 6799/2022 से उत्पन्न हुई है। यह मामला पूर्वजों की संपत्ति और स्वर्जित संपत्ति के बीच के अंतर पर केंद्रित है, साथ ही धारा 100 सीपीसी के तहत हाई कोर्ट की सीमाओं पर भी प्रकाश डालता है। आइए अब इस केस की पृष्ठभूमि, अदालती कार्यवाही, कानूनी मुद्दों, पक्षकारों के तर्क और अंतिम निर्णय को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। विवादित संपत्ति सर्वे नंबर 93 है, जो कि महादेवपुरा गांव, कर्नाटक में स्थित है, जिसकी माप 7 एकड़ 20 गुंठा है। मूल मालिक सी तिप्पेस्वामी ने यह संपत्ति अपने छोटे भाई सी जयरामप्पा, प्रतिवादी संख्या 1, को 16 अक्टूबर 1989 को एक रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा बेची। बाद में 11 मार्च 1993 को जयरामप्पा ने वही जमीन अंगड़ी चंद्रणा, प्रतिवादी संख्या 2, को बेच दी। जयरामप्पा के बच्चों शंकर एवं अन्य वादीगण ने विभाजनवाद OS नो 169/1994 दायर किया और दावा किया कि यह संपत्ति पूर्वजों की है और वे उसमें हिस्सेदार हैं। प्रथम अदालत का निर्णय। ट्रायल कोर्ट ने वादियों के पक्ष में निर्णय सुनाया। उसने माना कि यह संपत्ति पूर्वजों की है और बच्चों को इसमें विभाजन और कब्जे का अधिकार है। प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय। प्रतिवादी संख्या 2, अंगड़ी चंद्रणा ने अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय पलट दिया। उसने यह माना कि संपत्ति जयरामप्पा की स्वर्जित थी। वादियों ने यह सिद्ध नहीं किया कि संपत्ति की खरीद में संयुक्त परिवार की पूंजी का उपयोग हुआ। संपत्ति को संयुक्त परिवार में मिलाने, ब्लेंडिंग, का कोई प्रमाण नहीं था। दूसरी अपील उच्च न्यायालय। वादीगण ने धारा 100 सीपीसी के तहत कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया। इसने संपत्ति को पुनः पूर्वजों की संपत्ति घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 22 अप्रैल 2025 अंगड़ी चंद्रणा बनाम शंकर एवं अन्य सिविल अपील संख्या 5401/2025 SLP C नंबर 6799/2022 से उत्पन्न यह निर्णय रिपोर्टेबल है। यह मामला 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सुना, जिनमें शामिल थे माननीय न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, माननीय न्यायमूर्ति R महादेवन। इस निर्णय को न्यायमूर्ति R महादेवन ने पीठ की ओर से लिखा और उच्चारित किया। यह निर्णय हिंदू विधि में पूर्वजों की संपत्ति और स्वर्जित संपत्ति के अंतर को स्पष्ट करने और धारा 100 सीपीसी में हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए उल्लेखनीय है। मुख्य कानूनी मुद्दे। 1. क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खरीदी गई भूमि पूर्वजों की संपत्ति थी या स्वर्जित? 2. क्या हाई कोर्ट ने धारा 100 सीपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक जाकर सबूतों का पुनर्मूल्यांकन किया? 3. क्या ब्लेंडिंग, संपत्ति को संयुक्त में मिलाने, का सिद्धांत लागू होता है? अपीलकर्ता अंगड़ी चंद्रणा के तर्क। संपत्ति जयरामप्पा ने रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा खरीदी थी। उन्होंने भूमि खरीदने के लिए ऋण लिया और बाद में अन्य भूमि बेचकर उसे चुकाया। 1986 के विभाजन पत्र में सभी को अलग अलग अधिकार दिए गए थे। कहीं भी यह साबित नहीं हुआ कि संयुक्त परिवार की पूंजी का उपयोग हुआ। बच्चों को इस संपत्ति में जन्मसिद्ध सहभागिता अधिकार नहीं था। प्रत्युत्तर वादीगण शंकर एवं अन्य के तर्क। उन्होंने दावा किया कि यह संपत्ति पूर्वजों की है, इसलिए बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने यह तर्क दिया कि संयुक्त परिवार ने मिलकर संसाधन जोड़े थे। यह भी कहा कि संपत्ति पर परिवार का उपयोग इंगित करता है कि संपत्ति संयुक्त में मिल गई थी। पूर्वजों और स्वर्जित संपत्ति में अंतर। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विधि के तहत पूर्वजों और स्वर्जित संपत्ति के अंतर को स्पष्ट किया। पूर्वजों की संपत्ति वह होती है जो किसी पुरुष हिंदू को उसके पिता, दादा या परदादा से प्राप्त हो और जिसमें पुरुष वंशजों को जन्म से सहभागिता अधिकार प्राप्त हो जाता है।
यह संपत्ति पीढ़ियों तक बिना विभाजन के चली होनी चाहिए और किसी व्यक्तिगत प्रयास से प्राप्त नहीं होनी चाहिए। सिर्फ संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा होने से कोई संपत्ति पूर्वजों की नहीं हो जाती। वास्तविक उत्तराधिकार और पीढ़ी दर पीढ़ी अपविच्छिन्न उत्तराधिकार जरूरी होता है। स्वार्जित संपत्ति वह होती है जो व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयास, कौशल या संसाधनों से अर्जित करता है, जैसे कि स्वयं की कमाई से या उधार लेकर खरीदी गई हो। यदि संयुक्त परिवार की पूंजी का उपयोग नहीं हुआ हो, तो वह संपत्ति व्यक्तिगत मानी जाती है, भले ही व्यक्ति संयुक्त परिवार का सदस्य हो। जब तक संपत्ति के स्वामी द्वारा उसे संयुक्त परिवार में मिलाने, ब्लेंड का स्पष्ट इरादा नहीं दिखाया जाता, वह संपत्ति व्यक्तिगत ही रहती है। इस केस में, चूंकि जयरामप्पा ने यह भूमि खुद खरीदी थी और कोई प्रमाण नहीं था कि संयुक्त परिवार की पूंजी का उपयोग हुआ या संपत्ति को ब्लेंड किया गया, अतः यह स्वार्जित संपत्ति मानी गई। इसलिए बच्चों को इसमें विभाजन का कोई अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां। हाई कोर्ट ने बिना कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न तय किए तथ्यात्मक साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया, जो धारा 100 सीपीसी के तहत त्रुटिपूर्ण था। दूसरी अपील सिर्फ विधिक प्रश्नों तक सीमित होती है, न कि तथ्यात्मक विवादों तक। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष सबूतों पर आधारित और तार्किक थे, अतः उसमें कोई विकृति नहीं थी। वादी यह सिद्ध करने में विफल रहे कि संपत्ति को संयुक्त में मिलाया गया था। ब्लेंडिंग का सिद्धांत लागू करने के लिए स्वामित्व छोड़ने और स्पष्ट रूप से संपत्ति को संयुक्त बनाने की मंशा आवश्यक होती है, जो यहां साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय। अपील स्वीकार की गई। हाई कोर्ट का निर्णय रद्द किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश बहाल किया गया। संपत्ति को स्वार्जित घोषित किया गया। वादीगण को विभाजन का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार निर्णय अंगड़ी चंद्रन्ना के पक्ष में रहा। निष्कर्ष, यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से समझाया गया। धारा 100 सीपीसी के अंतर्गत द्वितीय अपील के सीमित अधिकार। पूर्वजों और स्वार्जित संपत्ति का कानूनी अंतर। हिंदू कानून में ब्लेंडिंग सिद्धांत के सख्त मानक। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। और अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।